पिछले 8 वर्षों में यानी जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है, हमें केंद्र सरकार की एक लुक ईस्ट पॉलिसी देखने को मिली है, जिसके तहत पूर्वोत्तर भारत में कई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी परियोजनाओं को पहुंचाया गया। इनमें से कई परियोजनाएं क्रियान्वित भी हो चुकी हैं यानी पूरी हो चुकी हैं और कई पर काम अभी तक जारी है। लेकिन जिस बात ने सबको चौंका दिया है वह है जिस गति से इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। इसकी अपेक्षा स्थानीय लोगों को भी नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार की उपेक्षा वे पिछली सरकारों से झेल रहे थे, उन्हें नहीं लगता था कि उनके विकास के लिए इतना काम किया जाएगा। पिछली सरकारें प्रायः यह बहाना बनाती थी कि पूर्वोत्तर भारत एक लैंड लॉक्ड क्षेत्र है, यानी चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, कोई जल मार्ग नहीं है। और इसी बहाने से वे कहती थी कि इसलिए वहां विकास की अधिक संभावनाएं नहीं है। लेकिन ये सरकारें शायद भूल गई थी कि इसी लैंडलॉक्ड क्षेत्र में कई बड़ी और चौड़ी नदियां हैं जिनका लाभ सरलता से उठाया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जल मार्गों की। और आज की वीडियो में हम समझेंगे क्या है राष्ट्रीय जलमार्ग रणनीति और कैसे मोदी सरकार की इस नीति से पूर्वोत्तर भारत का विकास हो रहा है। 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम लाया गया, जिसमें घोषणा की गई 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की। इनमें से 2018 तक 13 जलमार्गों को परिचालित कर दिया गया और शेष पर काम अभी चल रहा है। इन जलमार्गों का उद्देश्य सिर्फ पूर्वोत्तर भारत के बीच ही कनेक्टिविटी लाना नहीं है, बल्कि जो शेष भारत है, भारतीय मुख्य भाग है, उससे भी पूर्वोत्तर भारत को जोड़ना है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय मुख्य भाग से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने का जो रास्ता है वह काफी संकीर्ण है और इसलिए रेल और रोड पर काफी दबाव आ जाता है। ऐसे में आवश्यकता थी जलमार्गों की, और जलमार्ग भी ऐसे जो बांग्लादेश के रास्ते भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़े। और ऐसा हुआ जब 2015 में भारत और बांग्लादेश ने समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिया। वैसे तो 1972 से इस प्रकार का समझौता था, लेकिन उसे 2015 में नवीनीकृत करके सुदृढ़ किया गया और अब उस पर काम चल रहा है। इस समझौते में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 का उल्लेख है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 1620 किलोमीटर लंबा गंगा, भागीरथी और हुगली नदियों पर स्थित है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। वही जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वह असम के अपर असम में जो सादिया है वहां से धुबरी तक जाता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर लंबा है। जो धुबरी है वहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत को छोड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में इन दोनों मार्गों को जोड़ने के लिए आवश्यकता थी कि बांग्लादेश के भी जल मार्गों का उपयोग किया जाए और समझौते के तहत बांग्लादेश के 4 जलमार्गों का उपयोग करने की अनुमति भारतीय वाहनों को है। हाल में यानी कि फरवरी में जो शिपिंग, पोर्ट्स और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने पटना में एमवी लाल बहादुर शास्त्री को हरी झंडी दिखाई थी। यह एक कार्गो था जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का था और चावल लेकर जा रहा था। इसने 2350 किलोमीटर की दूरी 25 दिनों में पूरी की। यह पहले गया बंगाल तक और बंगाल से यह प्रवेश कर गया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से होता हुआ यह गुवाहाटी के पांडु नदी बंदरगाह पर जाकर रुका। इस प्रकार जितनी लागत बिहार से असम इस चावल को भेजने में सड़क मार्ग से आती, उसकी 25% कम लागत में जल मार्ग से हम भेज सके। और सिर्फ लागत की बात नहीं है, बल्कि जल मार्ग कम प्रदूषण भी करते हैं। यह एक हरित विकल्प है। और इतना ही नहीं, लागत कम होने की संभावना और है, क्योंकि जब इस जल मार्ग पर अधिक वाहन चलने लगेंगे तो असम से जो कार्गो वापस आएगा उसके कारण लागत और कम हो जाएगी। तो यह जो एमवी लाल बहादुर शास्त्री था, इसने उपयोग किया IBP 1 का। IBP यानी इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल। इसके तहत जो मार्ग 1 है उसका उपयोग किया गया। वहीं एक और मार्ग IBP 2 को भी अनुमति मिल गई है और यह नारायणगंज में IBP 1 से अलग होकर आशुगंज जाता है और उसके बाद यह भारत में प्रवेश करता है। और इस तरह से जो राष्ट्रीय जलमार्ग 16 है, जो कि बराक घाटी में स्थित है, और यह इस क्षेत्र में
कई सारे जो आसपास के जिले हैं उन्हें लाभ पहुंचाएगा, उससे कनेक्ट होगा IBP-2। इस तरह यह जो हरी झंडी दिखाई गई थी और यह जो MP लाल बहादुर शास्त्री ने जो पूरी यात्रा तय की है वह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे एक औपचारिक शुरुआत मिल गई है कि अब वाहन भारत से पूर्वोत्तर भारत में बांग्लादेश के माध्यम से जाया करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने 4,600 करोड़ रुपए की एक परियोजना और लागू की है, जिसे जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। इसके लिए 2,400 करोड़ रुपए हमें वर्ल्ड बैंक से मिल रहे हैं। जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है उसमें वाराणसी से हल्दिया का सेक्शन 1390 किलोमीटर लंबा है और उस मार्ग को अच्छा बनाने के लिए यह राशि खर्च की जाएगी। इसके तहत मल्टी मॉडल टर्मिनल बन रहे हैं हल्दिया वाराणसी में, और इसके अलावा कुछ इंटर मॉडल टर्मिनल भी बन रहे हैं जैसे कालू घाट में, और कालू घाट स्थित है बिहार के सारण में जो कि पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम है। साथ ही यह जुड़ जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ऐसे में यह आवश्यक है कि जो जल मार्ग बन रहे हैं उन्हें सड़कों से भी जोड़ा जाए ताकि हमें एक एंड टू एंड कनेक्टिविटी मिल सके। और इसी के तहत हमें देखने को मिला कि अप्रैल में एक 2 दिवसीय कॉन्क्लेव हुआ था वाटरवेज को लेकर, जिसमें सोनोवाल पहुंचे थे और वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के भी कई सारे अधिकारी थे ताकि वे इस पर विचार कर सके कि कैसे इन जल मार्गों को सड़कों से भी जोड़ा जा सके। साथ ही यह जो कॉन्क्लेव हुआ था इसमें नीदरलैंड से भी वार्ता की गई कुछ तकनीकी सहायता के लिए, ताकि हम एक अच्छा विकल्प बना सकें कि किस तरह से नदी का प्रबंधन करना है। इस कॉन्क्लेव में म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के भी शीर्ष अधिकारी आए थे, जिनसे वार्ता की गई कि कैसे ये चारों देश भारत, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश मिलकर एक ऐसा व्यापक नेटवर्क तैयार करें जिससे इस क्षेत्र की जितनी आर्थिक संभावनाएं हैं उसे जल मार्ग के माध्यम से खोला जा सके। साथ ही बांग्लादेश में जो जल मार्ग हैं उनमें 306 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि उन मार्ग को बेहतर बनाया जा सके, उनकी ड्रेजिंग की जा सके, यानी उसका तल साफ किया जा सके जिससे यह बाधा रहित हो। इसमें 80% राशि का सहयोग भारत कर रहा है और 20% बांग्लादेश देगा। इसके अलावा भी त्रिपुरा में गोमती नदी है एक, वहां पर भी भारत 24 करोड़ रुपए से नदी की ड्रेजिंग करा रहा है और कुछ फैसिलिटीज भी बना रहा है जिससे यह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच सके। इसी तरह अन्य जगह भी इसी प्रकार का काम चल रहा है, जैसे फरक्का में भी काम चल रहा है। कई जगह फेरी सेवाओं को भी शुरू किया जाएगा, जैसे पटना, हल्दिया, कोलकाता, मुंगेर और वाराणसी, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर पड़ेगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि जल मार्गों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार का जो क्षेत्र है वह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से जुड़े और इस तरह से वहां के व्यापारियों को लाभ मिले। वहीं जो पूर्वोत्तर भारत है वह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से जुड़े और बंगाल भी उससे जुड़े, जिससे वहां के व्यापार को लाभ मिले। केंद्र सरकार का अनुमान है कि कुल 800 करोड़ रुपए का ट्रैफिक गुजरेगा इन जलमार्गों से IBP-1 और IBP-2 के माध्यम से, और साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 से। इस प्रकार इन चारों जलमार्गों के बीच में जो आपसी कनेक्टिविटी हुई है उससे कई सारे व्यापारी भी प्रोत्साहित हैं। उन्हें अपेक्षा है कि इससे उनको व्यापार करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आती है उनकी, किसी भी चीज को लेने और भेजने में परिवहन का जो खर्चा आता है वह जल मार्गों के माध्यम से काफी कम हो सकेगा। और सिर्फ जल मार्ग ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत के लिए कई प्रकार का काम कर रही है केंद्र सरकार, चाहे वह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो या फिर हवाई कनेक्टिविटी के लिए हो, जैसा कि हमने हाल के वर्षों में देखा है। और अरुणाचल प्रदेश जो कि एक सीमा क्षेत्र है जहां पर चीन का खतरा मंडराता रहता है, वहां के सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए सरकार ने क्या किया है उस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूं, जिसे आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। और जुड़े रहें स्वराज्य से।